पैनी नजर। नमस्कार, सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। यूपी की सियासत में आजकल माफिया राज, गुंडा राज सुनने को बहुत मिल रहा है, क्योंकि यूपी में चुनाव है। राजनेता चुनाव प्रचार के दौरान एक दूसरे पर बड़े आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अपराध पर बात करने वाले नेताओं के सफेद दामन पर दाग साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। और इस बात पर मोहर लगी है यूपी के पहले चरण में होने वाले चुनाव के लिए घोषित उम्मीदवारों की छवि को देखकर। राजनीति को अपराधीकरण से मुक्त करने के दावों के बीच सभी सियासी दलों ने आपराधिक छवि के उम्मीदवारों को खूब गले लगाया। यूपी के पहले चरण की 58 सीटों पर हो रहे चुनाव में सपा के 75% उम्मीदवारों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। रालोद ने 59%, बीजेपी ने 51%, कांग्रेस ने 36% और बसपा ने 34% टिकट आपराधिक छवि वालों को दिए हैं। आपके भी 15% उम्मीदवार दागी हैं। चुनाव सुधार के लिए काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है। एडीआर ने पहले चरण के 623 प्रत्याशियों में से 615 प्रत्याशियों के शपथ पत्र का विश्लेषण किया और इसमें 156 उम्मीदवारों पर आपराधिक मुकदमे हैं। वहीं 121 उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुल उम्मीदवारों में से 121 उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। और इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में जहां पर भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिन जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है, वहां तमाम राजनीतिक पार्टियां लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं कि फला पार्टी ने अपराधों को बढ़ावा दिया, फला पार्टी ने अपराधों को बढ़ावा दिया, ये पार्टी अपराधियों को संरक्षण दे रही है, हमारी पार्टी अपराधियों को खत्म करने का दावा कर रही है। तमाम चीजें इस वक्त चल रही हैं। लेकिन अगर आप थोड़े से गंभीर होकर ईमानदारी के चश्मे से देखना चाहेंगे तो ऐसा लग रहा है कि शायद कोई पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश की सियासत में चुनाव लड़ रहा है, ज्यादातर पार्टियों की बात मैं कर रहा हूं, शायद अपने खेमे से उतारे गए उम्मीदवारों की छवि को ध्यान से देखे तो ये साफ हो जाएगा कि कोई भी दूध का धुला नहीं है। इसलिए चर्चा जरूरी हो जाती है, क्योंकि जो उम्मीदवार चुनकर जाते हैं वो हमारे नुमाइंदे होते हैं, हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। और हमारे प्रतिनिधि अगर दागी हैं तो फिर आप किस तरह से एक अच्छे शासन की, सुशासन की उम्मीद कर सकते हैं। आपके मन में ऐसे सवाल जरूर चल रहे होंगे, इसलिए कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस कार्यक्रम के जरिए आप भी अपनी प्रतिक्रिया दें ताकि लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूत किया जा सके। लोकतंत्र के इस स्तंभ को मजबूत करने के लिए जन भागीदारी बेहद जरूरी है। इसलिए जिन प्रत्याशियों को लेकर आज मैं बात करने वाला हूं और जिन पार्टियों के प्रवक्ताओं से बात करने वाला हूं, उनसे आप भी बात करिए, उनसे सवाल पूछिए। दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं और दोनों ही पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है और दोनों ही पार्टियों के जितने भी उम्मीदवार मैदान में उनके लिए प्रचार किया जा रहा है, उनको लेकर हम बात करने वाले हैं। पहले कुछ सवाल है, जरा वो देख लेते हैं, उसके बाद प्रत्याशियों का, माफ कीजिए, जो हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े उनका परिचय मैं आपसे कराऊंगा। यूपी का पहला चरण, क्या ये दागियों के बीच रण है? प्रत्याशियों के बीच नहीं, दागियों के बीच रण है। चुनाव जीतना जरूरी, इसलिए दागियों को टिकट देना मजबूरी बन गया है क्या पार्टियों का? साफ छवि का दावा, दाव की कितनी हवा निकल चुकी है? कौन कितना साफ है? बाजी जनता के हाथ है। ये तो बाजी जनता के हाथ में है, क्या वो तय करेगी कि कौन से साफ छवि के व्यक्ति को हमने वोट देकर विधानसभा में भेजना है। जितना साफ, स्वच्छ, सुचरित्रवान, ईमानदार होगा वो उतना ही आपके लिए बेहतर काम करेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। आपके मन में कुछ सवाल जरूर चल रहे होंगे, इसलिए आप अपनी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उनके जरिए अपनी बात रख सकते हैं। ये मंच हम आपके लिए लेकर आए हैं। कुछ हम आपके सामने ग्राफिक्स भी पेश कर रहे हैं, उनमें आप देखिए पहले चरण में 58 सीटों पर मतदान है। दागी प्रत्याशियों की बहुत ज्यादा भरमार है।
एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है। पहला चरण जिसमें 623 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, वो आप देख सकते हैं। एडीआर का 615 प्रत्याशियों के शपथ पत्र का विश्लेषण सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 156 उम्मीदवारों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। 156 बड़ी संख्या होती है। 121 उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले आप समझ सकते हैं। और सपा के 75% हैं, आरएलडी के 59%, बीजेपी के 51%, कांग्रेस ने 36%, बसपा ने 34% दागियों को टिकट दिया है। चुनावी रण में आम आदमी पार्टी के भी 15% उम्मीदवार दागी हैं। ये आज की चर्चा का विषय है। चलिए, अभी एक खास मेहमान मेरे साथ जुड़े, दूसरा मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेगा, तो उनका परिचय मैं करा दूंगा आपसे। दीपक बघेल हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता मेरे साथ। बघेल साहब, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। बघेल साहब, आवाज जी सुन पा रहे हैं सर आप मुझे? जी, आवाज आ रही है जी सर, पहला सवाल यही है कि हम उत्तर प्रदेश की सियासत को इस बात के लिए दावा कर रहे हैं कि उनको स्वच्छ छवि के प्रतिनिधि देंगे और जनप्रतिनिधि ऐसे होंगे जिन पर दाग नहीं होगा, साफ सुथरी ईमानदार छवि के लोग होंगे। लेकिन जो पहले 58 सीटों को लेकर, पहले चरण की सीटों को लेकर एडीआर का खुलासा हो गया है, हालांकि वो सारी चीज़ें आजकल नेट पर उपलब्ध हो जाती हैं, पर फिर भी जो बात सामने निकल कर आई है उससे ये साफ हो रहा है कि शायद कोई पार्टी ऐसी हो जिसने ऐसे लोगों को टिकट ना दिया हो जिन पर कोई आपराधिक मामले दर्ज ना हो। भारतीय जनता पार्टी इसमें पीछे नहीं है। 51% प्रत्याशी जिनकी छवि दागी है, फिर कैसे हम बेहतर प्रतिनिधि दे पाएंगे जनता को? जी शमशेर, ये बात को समझना पड़ेगा कि उन पे किस प्रकार के केस हैं। जब आप राजनीति के अंदर होते हैं तो आप धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हैं और उस दौरान पे आप पर कई सारे ऐसे आपराधिक मुकदमे दर्ज होते हैं और कई सारे मुकदमे आप पे दर्ज होते हैं जब राजनीतिक क्षेत्र में होते हैं। हम भी छात्र राजनीति से हैं, हमने भी कई सारे आंदोलन किए हैं। तो उनमें जो लगते हैं मुकदमे, तो उनसे ऐसा नहीं लगता कि उन लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। उन लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए। परंतु अगर उसी की जगह अगर हम समाजवादी पार्टी को देखें तो वो किस तरह के लोगों को टिकट देते हैं। नाहिद हसन जैसे जिन पर ऊपर गैंगस्टर बलवा का आरोप है, मदन भैया जैसे बाहुबली लोगों को टिकट देते हैं, आदिल चौधरी जैसे लोगों को टिकट देते हैं, जिनका एक आपराधिक एक बहुत लंबा रिकॉर्ड है। इस तरह का समाजवादी लोग ऐसे लोगों को टिकट देते हैं। हमारे यहाँ पर इस प्रकार के लोगों को टिकट नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ पे उन लोगों को टिकट दिया जाता है जो वास्तव में क्षेत्र की जनता के लिए, समाज के लिए और प्रदेश के लिए काम करना चाहते हैं, सेवा और समर्पण भाव के साथ में काम करना चाहते हैं। ठीक है। मेरे साथ कपीश श्रीवास्तव हैं, समाजवादी पार्टी से। कपीश जी, आपने सुना, फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। दीपक बघेल जी का तो सीधे तौर पर यह कहना है कि हम तो ऐसे लोगों को मैदान में नहीं उतारते हैं जिनके ऊपर गंभीर तरह के मामले दर्ज हैं। ये सब समाजवादी पार्टी का काम है, वो ऐसा करती है। और कुछ नाम भी उन्होंने गिनाए हैं कि ऐसे लोगों को टिकट सपा ने दिया है। हमारे साथ ऐसा नहीं है। शमशेर भाई, अब क्या कहें, चिराग चले अंधेरा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे दोस्त को यही नहीं पता है कि जिसको उन्होंने प्रदेश का मुखिया बनाया उस पर 302 के आरोप है, 307 का आरोप है, 153 का आरोप है। अब मैं पूरा खुल के कह रहा हूँ, हत्या का प्रयास और धार्मिक उन्माद भड़काने का आरोप है। 3 केसेस हैं, 2 गोरखपुर सीजीएम कोर्ट में विचाराधीन है और एक केस जो है वो महाराजगंज के कोतवाली में है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नाम। क्या ये 302 की धारा कपीश श्रीवास्तव पे अलग हो जाएगी और योगी आदित्यनाथ पे अलग हो जाएगी? ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर अब दूसरी बात पे आता कि डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, मोहम्मद गौस के हत्या का आरोप है। दूसरा, अपहरण, पशु तस्करी और अभी अमानत में खयानत और धोखाधड़ी करके जमीन कब्जा करने का मामला बना है उनके ऊपर। वो 419, 30, 67, 68, 471 का मामला जो अंडर ट्रायल। अब आते हैं हम इनके एडीआर रिपोर्ट पे कि इनके सिटिंग विधायक जो हैं उनमें 117 पे हीनियस क्राइम का आरोप है, जिसमें बलात्कार भी है, जिसमें हत्या भी है, जिसमें हत्या का प्रयास भी है, अपहरण भी है, भूमि कब्जा करना भी है और इत्यादि तमाम धाराएं हैं। और इनके 35 ऐसे सांसद हैं जिन पर यही हीनियस क्राइम है। आप मुझे बता दीजिए कि इनको अपने चिराग के तले अंधेरा ही नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये सवाल बड़े-बड़े अपराध, मैं बड़े-बड़े अपराध बघेल साहब से पूछूंगा। बघेल साहब, आपसे जवाब लूंगा। एक दर्शक मेरे साथ जुड़े हैं, ये राजेंद्र है हरियाणा से। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका।
राजेंद्र जी, टीवी अपना, आप उसकी आवाज कम कर दें, आप अपने टीवी की आवाज को कम कर दें, उसके बाद आप बोलिए। हाँ जी, जी सर। नमस्कार जी। जी नमस्कार, टीवी की आवाज कम कर दे राजेंद्र जी, फिर आप बोलिए। हाँ जी, नमस्कार जी, कर दी। बोलिए सर, क्या कहना चाहते हैं? मैं बोल रहा जी, ये भाजपा सरकार भ्रष्ट सरकार है जी। अजीत सिंह या किसानों के लिए जो लड़ने वाली पार्टी है एनएलडी, इंटरनेशनल लोकदल जी, इसके फेवर में है जी आप तो। अच्छा। ये किसानों के, गरीब के राष्ट्रीय लोकदल है है जी। हाँ। ठीक है, आप इसके लिए जी आप कुछ नहीं दिखा रहे हैं, आप इसके लिए प्रचार भी करो, ये बहुत अच्छी पार्टी है। चलिए ठीक है, आपने प्रचार कर दिया, आपको जो पार्टी अच्छी लगी, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी है, ये अपना सबका अपना मन होता है। लेकिन जिस मसले पर आज मैं बात कर रहा था उस पर सवाल नहीं था। लेकिन मैं बघेल साहब आपसे पूछूंगा, कपीश श्रीवास्तव जी ने आपको उसी भाषा में जवाब दिया जिस भाषा में आप बीजेपी को जवाब दे रहे हैं। जी शमशेर जी, देखिए इनके पास में अगर मैं किसी एक व्यक्ति की नाम लूं जिसके ऊपर 100 केसों से ज्यादा है, तो आजम खां है। उनका बेटा जो बेल पे छूटा हुआ है उसको भी टिकट दिया। अगर ये मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो वहां पर गोरखपुर के अंदर ताजिया निकल रहे थे, ताजिया में निकलते हुए एक लड़का, वहां पे जो ताजिया में निकलने वाले लोग वहां पे एक लड़की को छेड़ते हैं, उस लड़की को बचाने के लिए एक लड़का जाता है। सुनिए कभी की बात सुन लीजिए, जब आपकी बारी आई है तो केस लगते कैसे, मैं आपको वो केस लगने का तरीका बता रहा हूँ। और उसके बाद आप मुख्यमंत्री जी चोरी का, आप फर्नीचर चोरी का आरोप लगाते हो। आज पुष्पा देता है ये 310 के मामले हैं, आजम खान पे एक भी 307 का मामला है क्या? वो कहां पर से आए? आपके तो आप गायत्री प्रजापति की पत्नी को तो टिकट देते हैं, जो रेप का आरोपी है। और 2002 में बीपीएल का आरोपी था, 2012 में करोड़पति हो गया, 1.80 करोड़ का मालिक भी हो गया। ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं, उसके बाद में यहाँ पे इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, मुख्यमंत्री पे आरोप लगा। धार्मिक उन्माद बढ़ा करके दंगे भड़काए हैं। उसने बढ़ाया धार्मिक उन्माद, आपके दौरान में बढ़ा। आपने मुजफ्फरनगर के अंदर उन लड़कों को एक मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए विशेष समुदाय के लोगों को ही छुड़ाया, बाकी दूसरे समुदाय के लोगों पे न्याय संगत बात नहीं। 300 के अंदर आजीवन कारावास है, ये और स्थिति है। आपने दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं को सुना, ये हालात हैं देश में। ऐसे लोकतंत्र कैसे जीवित रहेगा, ऐसे लोकतंत्र कैसे ऊपर रहेगा, संवैधानिक गरिमा कैसे बेहतर होगी, और लोगों के मन में क्या छवि जा रही है, क्या छाप जा रही है राजनीतिक पार्टियों की। जब इस तरह की बहस होती है, इस तरह की चर्चा होती है, तो फिर प्रवक्ता हों, नेता हों, पार्टी के कोई बड़े चेहरे हों, इसी तरह से लड़ना शुरू कर देते हैं। अब ये आपको समझना है, बेहतरी से देखना है कि जिस व्यक्ति को जिस पार्टी ने टिकट दिया है वो वाकई में असल में इस प्रकार का आपराधिक किस्म का व्यक्ति है, या फिर उसके ऊपर कोई इस तरह के मामले जो हैं वो साजिश के तहत लगाए गए हैं। ये तो जनता बेहतरी से समझती है। लेकिन एक दर्शक मेरे साथ है, करीम खान मध्य प्रदेश से, वो इस पर अपनी बात रखेंगे। करीम खान जी, बहुत स्वागत है आपका। करीम जी, स्वागत है सर जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, दोनों नेता अभी चिल्लम चोट कर रहे थे जी। इनके बात करने का अंदाज और इनके बोलने का अंदाज आपने देखा किस तरीके का था जी। करीम खान जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? चले, संपर्क कट गया है, आप दोबारा से जुड़ सकते हैं। बघेल साहब, आरोप लगाना बहुत आसान है एक दूसरे पर, और ऐसा ही सवाल मेरा कपीश जी से भी। आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन गिरेबान में अगर झांक कर देखें तो कोई खास फर्क दिखता नहीं है। जो आरोप आप लगा रहे हैं उसी तरीके की बात कपीश जी कर रहे हैं, कपीश जी पर जो आरोप लग रहे हैं वो आपको उसका जवाब दे रहे हैं, और इसी तरीके का जवाब आप दे रहे हैं। और जब इस गंभीर मसले पर बात होती है तो फिर आपस में पार्टियों के प्रवक्ता एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। क्या जनता के बीच मैसेज जा रहा है सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा स्वच्छ छवि के लोगों को टिकट देती आई है और लगातार प्रयास करती है कि ऐसे स्वच्छ छवि के लोगों को ही टिकट दिया जाए। परंतु जब मैंने आपको पूर्व में भी बताया, जब राजनीतिक जीवन में होते हैं, जब हम छात्र राजनीति से शुरुआत करते हैं, तो कई सारे धरना, प्रदर्शन, आंदोलन कई सारे होते हैं जिसके अंदर आपको राजनीति से प्रेरित राजनीतिक आरोप होते हैं। आप उन आरोपों के आधार पर ये तो नहीं कह सकते वो एक अच्छा प्रतिनिधित्व नहीं दे सकते। सर, हम दूसरे को भी कैसे कह देंगे? मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये सवाल मेरा कपीश जी से भी रहेगा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इस तरह के जो संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं वो किसी भी पार्टी के प्रत्याशी पर हैं, एक पर हैं या किसी के ऊपर 4 पर हैं। अब उसमें अनुपात तो कम ज्यादा हो सकता है। अगर आप मान लीजिए आपके पास
51% प्रत्याशियों की छवि दागी है, वो किसी भी तरीके के दागी हो, तो सपा के पास 75% है। 24-23% का फर्क है ना सर। अब इस परसेंटेज के आधार पर तो तय नहीं करेंगे, लेकिन अगर राजनीति को सुचिता में लेकर जाना है तो फिर हमें पहल तो करनी पड़ेगी। क्या चुनाव जीतने के लिए ऐसे लोगों को टिकट दिया जाना चाहिए जिनके ऊपर इस तरह के मामले, खासकर संगीन मामलों की बात मैं कर रहा हूं, और उधर से कपीश जी तो आपकी पार्टी के सर्वे सर्वा को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई दोष आरोपित होता है और कोर्ट से उसे सजा मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के लोगों को टिकट नहीं देती। पर कोई अगर मामला उनका न्यायालय के अधीन है और वो न्यायालय के अंदर चल रहा है तो उसको तो संविधान भी नहीं मानता कि वो आरोपित है। जब तक वो एक आरोपी तो कहलाएगा, वो उस पर जुर्म तो साबित नहीं हुआ। जब जुर्म साबित हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी फिर ऐसे लोगों को टिकट नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी तो स्वयं इस बात का पक्षधर है कि इस प्रकार के लोगों को राजनीति में नहीं आना चाहिए या ऐसे लोगों से राजनीति में बचना चाहिए। राजनीति का जो माफियाकरण किया वो समाजवादी पार्टी ने किया। जिस प्रकार से बड़े पैमाने पर बहुत बड़े हिस्ट्री सीटरों को, जिनका नाम बाहुबलियों के नाम से फेमस है, जो बलवा के नाम पे जाने जाते हैं, जिनकी पहचान ही यही है, ऐसे लोगों को टिकट दिया। आज चलिए, आप लोग तो ऐसे लोगों को टिकट नहीं देते, ऐसा आपका कहना है, आपका मानना है। दर्शक मेरे साथ है मनोज गंगानगर से, उनसे जरा जानेंगे क्या कहना चाहते हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका। जरा मनोज की आवाज को ऊपर उठाएं। मनोज जी स्वागत है। जो दागियों के परसेंटेज आपने दिखाया है, सबसे पहले बीजेपी और सपा है। मैं तो 2012 में सपा में यूपी का खुद हूँ। सपा के गुंडे है ना, जितने भी बहन बेटियों को चलते रास्ते पे छेड़ते हैं और बहन बेटियों निकलना बड़ा मुश्किल हो गया था। और ये जो बीजेपी वाले कहते हैं कि हम खुद, इनका जो मुख्यमंत्री है वो खुद, मैं कह रहा वो हर केस में उलझा हुआ है, दागी वो खुद है। और ये क्या नौटंकी सर इन्होंने कर रखी है। कहता हम गर्मी, वो कहता गर्मी देख लेंगे, वो क्या चर्बी उतार देंगे, क्या ड्रामा कर रखा है। मैं कह रहा इन दोनों का बोरिया बिस्तर बन जाएगा। ये आईना दिखा रहे हैं, दोनों का बोरिया बिस्तर बनेगा। मैं कह रहा सबसे बढ़िया बहन जी की सरकार चली बहुजन समाज पार्टी की। ये दोनों का बोरिया बिस्तर बनना बहुत जरूरी है। घोटाले में उन्हीं के डॉक्टरों की हत्या किसने करवाई? चलिए, एनआरएचएम में बहन जी थी ना, कैसे जेल में हत्याएं हो रही थी। चलिए, प्रदीप जी शायद चले गए। एक और दर्शक मनोज मेरे साथ आ रहा हूं आपके पास। कपीश जी, आप अपनी बात रखें, सरकार को तारीफ कर वक्त मैं दूंगा आपको। एक दर्शक मेरे साथ है मनोज गंगानगर से। मनोज जी स्वागत है आपका। मनोज बोलिए। चले, संपर्क नहीं हो पा रहा। कपीश जी दोनों ही पार्टियों का आईना दिखा रहे हैं, हालांकि उनका पक्ष थोड़ा बसपा की तरफ लगा, लेकिन 34% दागी वहां पर भी हैं। तो बसपा से हमारे साथ आज प्रवक्ता नहीं, हम दो ही लोगों को इस कार्यक्रम में रखते हैं, हमारे कार्यक्रम का अपना एक ये प्रोटोकॉल है। पर मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसी पहल कब होगी कि अपराधी किस्म के जो लोग हैं राजनीति में नहीं आएंगे? क्या सिर्फ इसलिए अपराधी किस्म के लोगों को, आपराधिक छवि के लोगों को टिकट दिया जाता है कि वो चुनाव में जीत दिला दें? इससे ज्यादा कुछ और नहीं चाहिए? एक बात बताएं, 2017 के अंदर समाजवादी पार्टी ने काम बोलता है के नाम पे चुनाव लड़ा था और शुचिता का यज्ञ अपनी पार्टी के अंदर किया था। और आपको याद होगा कि मुख्तार साहब को हम लोगों ने लिया नहीं अपनी पार्टी, और आपको याद होगा डीपी यादव जी को भी नहीं लिया, जिनका नाम फेमस तो ये था कि जिनमें पब्लिक में दहशत थी, जिनके नामों को हम लोगों ने कहा लिया। लेकिन आप इनको देख लीजिए ना कि जिनकी पब्लिक में दहशत है, जिन्होंने 60 हत्याओं के आरोपी हैं, सुरेश राणा और क्या बोलते हैं संगीत सुम, उनको टिकट दिया। खब्बू तिवारी को इन्होंने अयोध्या से टिकट दिया। जरा आप पूछें इनसे कि कौन है। हम कहते हैं ब्रिजेभूषण सिंह और ब्रिजेश सिंह के ऊपर कार्रवाई कब करोगे? सिंह पर कार्रवाई कब करोगे? अजय सिंह पे कार्रवाई कब करोगे जी? रणजीत सिंह पर कार्रवाई कब करोगे? केवल सिंह है इसलिए नहीं करोगे? तो ये तो बैड और गुड का नहीं चलेगा कालम। अपराधी तो अपराधी होता है, और अभी ये जवाब नहीं दे पा रहे। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि 302 का एक मिनट दीपक जी, सुनिए आ रहा हूँ आपके पास। आरोप था, जिनके ऊपर अपहरण का आरोप था, पशु तस्करी का आरोप था और अमानत में खयानत का आरोप था, आपने उसको डिप्टी मुख्यमंत्री बनाया। आपने खाली टिकट ही नहीं दिया। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, जो आप कह रहे हो या तो उस पर कायम रहो। आप एक बात को कहो कि भाई कानून कहता है जब तक दो सिद्धि नहीं हो जाएगी तब तक हम टिकट दे सकते हैं और वो लड़ सकता है, बाकी सरकार, बाकी हमारी पब्लिक तय करेगी। यही ना आप कह रहे हो? तो आपका अच्छा और हमारा बुरा कैसे हो सकता है? चलिए, 2-3 नाम आपने लिए, देश के अंदर लोगों को करना होगा। कपीश जी, आपने 2-3 नामों को लेकर जिक्र किया, थोड़ा सा इस पे साफ करेंगे बघेल साहब
कि कपीश जी ने जो नाम लिए हैं, नामों को लेकर आपका क्या कहना है? जरा ये तो आप बेहतरी से समझ सकते हैं, बता सकते हैं दर्शकों को कि आप 2-4 नाम इधर से गिना रहे हैं, इन्होंने 2-4 नाम इधर से गिना दिए हैं। अब इसी तरह से आरोप लगाते रहेंगे या फिर इसके ऊपर कोई स्वस्थ चर्चा भी होगी, स्वस्थ बहस भी होगी? और जो एक बात लगातार मैं कह रहा हूं, जनता के सामने ऐसे साफ छवि के लोग जाएंगे क्या? ये 4-5 नाम गिनाए जिनके ऊपर गंभीर आरोपों की बात कर रहे हैं कपीश जी। देखिए, जिस प्रकार से मुजफ्फरनगर के अंदर जो घटना हुई, वहां गौरव और अमित जो भाई जो अपनी बहन की रक्षा कर रहे थे, उसको मार दिया गया। उस लोगों के बाद में वहां पर जो दंगे फैले, उस दंगे का एक रिएक्शन भी होता है, और जो वहां पर उसमें हुआ, उसमें कुछ लोगों को नामजद किया गया, और उसके बाद में अगर वो आए और अगर उनको ऊपर न्यायालय में अगर केस चल रहा है, अगर वो आरोपी बता रहे हो कि उसका मुख्य आरोपी कौन है? बघेल साहब, उसका मुख्य आरोपी कौन है? अरे सुन तो लीजिए, पहले बात सुन लीजिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सुन तो लीजिए, आपको केस उठाने से मना कर दिया योगी आदित्यनाथ को। सच्चाई को स्वीकार करो मेरे भाई, सच्चाई को स्वीकार करने की बेसिस। सच्चाई तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपने सबसे ज्यादा आज राजनीति के अंदर अगर अपराधीकरण को महत्वता दी है, तो समाजवादी पार्टी ने समेट दिए थे। इस बात को स्वीकार करें। आपने चुन चुन के दंगाइयों को निकाला, 3 महीने तक दंगे हुए थे, और न प्रधानमंत्री को ही आकर के कहना पड़ा था कि राजधर्म सीखो, राजधर्म। यहाँ धर्म कोई नहीं सिखाया। 3 दिन में सब करने का आरोप है, कर दी गई लोग और सारे कंट्रोल कर लिया गया, कब्जा कर लिया, और आपने उन लोगों को निकाला। आप ही लोग, आपकी सरकार में यही काम दंगा होता है, और आप उनका करोगे। संरक्षण। अरे भाई, आप जब आप सरकार में नहीं रहते तो आप दंगा करवाते हो, और दूसरी सरकार के मुंह पे काली ठोकने के लिए। ईमानदारी से शायद कोई इस बात को सोचने की कोशिश नहीं कर रहा। आप सुन रहे हैं, मैं थोड़ा सा इन दोनों मेहमानों की आवाज को थोड़ा कम कर दें। ईमानदारी से शायद कोई अपने दिल पर हाथ रखकर सोचने की कोशिश कोई नहीं कर रहा कि हम स्वस्थ लोकतंत्र की परिभाषा वाकई में स्वच्छता के साथ जनता के सामने लेकर जाना चाहते हैं, या फिर इसी तरह की बहस में पढ़ना चाहते हैं। ऐसे मसलों पर चर्चा करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है लोकतंत्र के इस चौथे खंबे के लिए कि कम से कम कुछ दबाव पड़े तो आने वाले दिनों में जो परसेंटेज है, जो आज 75 है, जो आज 51 है, हो सकता है कल 50 आ जाए, हो सकता है कल 30 आ जाए, हो सकता है कल 25 आ जाए, हो सकता है वो आने वाले 15-20 सालों में शून्य पर आकर टिक जाए। लेकिन ऐसी चर्चा करने के दौरान जब इस तरह से आरोप प्रत्यारोप की बात होती है, तो फिर एक चीज़ साफ हो जाती है कि शायद हम इस बात को अभी भी समझने की स्थिति में नहीं है, इस चीज़ को अभी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं कि राजनीति में अगर अपराधी कम होंगे तो बहुत सारे काम हमारे आसान हो जाएंगे, कानून व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। अगर संसद में, हमारे किसी विधानसभा में अगर ऐसे लोग बैठेंगे तो फिर उनकी छवि का असर क्या पड़ेगा, उसका पुलिस महकमे पर क्या असर पड़ेगा। पुलिस को पता है कि जिस व्यक्ति को इन लोगों ने विधानसभा में चुनकर भेजा है, लोकसभा में चुनकर भेजा है, उसकी छवि बहुत खराब है, और फिर वही व्यक्ति उन पर दबाव बनवाकर उनसे गलत काम करवाएगा। और वो अगर कोई ईमानदार आदमी किसी के साथ सच में गलत हो रहा है, अपने लिए इंसाफ मांगेगा, तो फिर वहां पर उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। इसलिए ये चर्चा हम कर रहे हैं बघेल साहब, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। हम आंकड़ा गिनाने नहीं बैठे हैं कि आपके पास 75% हैं, इनके पास 50% हैं। हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि हम इस बात की गंभीरता को कब समझेंगे। एक गरीब आदमी, एक लाचार आदमी अगर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने चला जाए और वहां से अगर किसी आपराधिक छवि के व्यक्ति का विधानसभा से फोन आ जाए, किसी मंत्री का फोन आ जाए, तो क्या उस गरीब आदमी का मामला दर्ज होगा क्या? ये जरा मैं आपसे समझना चाहता हूं, मैं दोनों पार्टियों से समझना चाहता हूं। गरीब आदमी अगर अपना कोई ऐसा मसला लेकर आ जाए जो एक दलित पिछड़ा गरीब आदमी है और उसको दबंगों ने प्रताड़ित कर दिया है, तो उसका समाधान होगा क्या? क्योंकि उसके साथ तो राजनीतिक संरक्षण है सर। शमशेर जी, यही होता आया था उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले तक। यही लगातार परिस्थितियां बनी हुई थी, और आज वो परिस्थितियां बदल रही हैं। सब कुछ बदल गया सर, सब कुछ बदल गया। यही नहीं, आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ही आरोप लगाते हैं। मैं दोनों से पूछ रहा हूं सर, आप लोगों ने रामराज लाकर रख दिया क्या? हालांकि रामराज की परिभाषा मेरे हिसाब से कुछ अलग है, लेकिन जिस राम राज्य की आप बात कर रहे हो आ गया उत्तर प्रदेश में, जिसके नाम पर आज वोट मांगे जा रहे हैं। जी देखिए, हमने लगातार उसको ठीक करने का प्रयास किया, और हमने देखिए लगातार बता रहे हैं कितना ठीक किया। देखिए शमशेर जी, डकैती में हमने 70% कमी लेकर आए, लूट के अंदर हमने 69% की कमी लेकर आए, हत्या के अंदर हमने 30% की कमी लेकर आए, बलवा के अंदर 33% की कमी। ये कौन से आंकड़े आप बता रहे हैं, जरा मुझे बता दीजिए। मैं आंकड़ों की बात हालांकि आज नहीं कर रहा, बहुत कम करना चाहता हूं, लेकिन कौन से आंकड़ों की बात कर रहे हैं, किसके आंकड़े हैं ये? जी उत्तर प्रदेश सरकार ने आज भी जारी किए हैं, आज भी मतलब सरकार के आंकड़े हैं ना, सरकार के आंकड़े। ठीक है, सरकार के आंकड़े हैं, ठीक है, सरकार के आंकड़े हैं सर। ये कपीश जी, छोटा सा कमेंट आपका, सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन मैंने जो सवाल किया उसकी गंभीरता को शायद आप दोनों में से कोई नहीं समझ रहा। ये जनता जागेगी,
जिस दिन जनता जागेगी उस दिन आप लोगों के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए जरूरी है अभी थोड़ा समझ जाइए। मैं पूरी गंभीरता समझ रहा हूँ, इसीलिए आपको एक बात कह रहा हूँ कि जनता सब कुछ जानती है, और जनता सब कुछ जानती है। जिस दिन जनता चेतेगी सारे लोग की सब अपनी आप सही हो जाएगी। अभी ये जो बैठ करके कह रहे हैं, इनके हमने इतने नाम गिराए। हम तो एक बात पूछ रहे हैं, 302 307 का अजय मिश्रा टेनी पे पहले से केस चल रहा है, उसके बाद भी आपने उनको गृह राज्य मंत्री क्यों बनाया? आपने गृह राज्य मंत्री बनाया जी। और जब जो व्यक्ति उसी में जेल गया होगा, जमानत पर बाहर आया होगा और विचारण चल रहा होगा, उसको आपने बनाया। उसने फिर एक अपराध करवा दिया अपने लड़के से, और उसके बाद 4 की हत्या करवा दी, 4 किसानों की। चलिए ऐसे आरोप लगते रहेंगे, मैं रोकूंगा आपको बघेल साहब, कपील जी। ये तो सामने है आपके। चलिए मैं सिर्फ एक को नहीं कह रहा, ऐसे आरोप एक दूसरे पर लगते रहेंगे, ऐसा होता रहेगा। ये सियासी खेल है और इस सियासी खेल में ये घालमेल चलता रहता है, लेकिन इस घालमेल को अगर दुरुस्त कर सकती है तो जनता अपने वोट की चोट से कर सकती है। अगर आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा किसी पार्टी के प्रत्याशियों में फर्क नहीं है आपराधिक छवि वालों में। कुछ के आंकड़े 20-30% ऊपर नीचे हो सकते हैं, किसी के 5% कम है, किसी के 6% कम है, किसी के 7% ज्यादा है। अगर ऐसे ही लोगों को राजनीतिक पार्टियां टिकट देती रहेंगी तो बाबा साहब के इस संविधान में जो आस्था रखने वाले लोग हैं उनकी आस्था इसी तरह से टूटती रहेंगी, चाहे वो विधानसभा में टूटें, वो लोकसभा में टूटें, वो राज्यसभा में टूटें। किसी भी लिहाज से जनप्रतिनिधि के ऊपर गंभीर मामले दर्ज होना वाकई में चिंता की बात है, और इस चिंता को शायद कोई राजनीतिक पार्टी समझ रही हो। फिलहाल तो ऐसा लगता नहीं। आप दोनों का शुक्रिया, और इस कार्यक्रम में आप लोगों ने इतनी देर तक इस प्रोग्राम को देखा, इसके लिए आप सभी का भी बहुत आभार। लेकिन सचेत होना आपका काम है, आप सोच समझकर वोट कीजिए, स्वच्छ व्यक्ति वाले, गरीब मजलूमों के साथ खड़े होने वाले को वोट कीजिए, आपराधिक किस्म के लोगों से अपने आप को दूर रखिए, क्योंकि ऐसे लोग किसी के नहीं होते। उनको जब मौका मिलता है तो अपने फायदे के लिए वो आपके साथ विश्वासघात कर सकते हैं। वोट की चोट बड़ी ताकत होती है। नमस्कार।